हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिजलीकारी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम टीपीए के जो है चौथा पार्ट को कवर करेंगे। इसमें जो है 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यह 151 से लेके 200 नंबर तक के प्रश्न जो है इसमें रहेंगे। और इसमें जो है इस सीरीज में हमने कोशिश किया है कि धारा 1 से लेके पूरे धारा जो लास्ट तक की धारा है वहां तक हम क्रम से इसको जितने एमसीक्यूज हैं उनको हम सॉल्व करते हुए चलें, ताकि किसी भी तरह की कोई भी जो महत्वपूर्ण बात है वो हमारे वीडियो में वह छूटे न, सभी को हम कवर करें, चाहे वो महत्वपूर्ण प्रोविजन हो, सिद्धांत हो, केस हो या अन्य कोई बातें हो, तो सबको हम जो है साथ में लेके चलेंगे। और यह जो वीडियो होगा यह किसी भी राज्य की जो परीक्षा है पीसीएसजे की, उसमें जो है जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी कोशिश ये रहेगी कि इससे बाहर जो है प्रश्न वहां पर न बने। चाहे वो सीधे प्रश्न के रूप में वहां से हमारी वीडियो से मिल जाएंगे आपको, अगर सीधे नहीं मिलेंगे तो वो जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ से बाहर तो वो जा ही नहीं सकते। इसलिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। इसके पहले के 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। और यह जो है चौथा पार्ट है, कोशिश करेंगे कि अब ये जो भी 5-6 पार्ट में बनेगा इसको कंप्लीट करके के बाद हम आपको एक इस पर मास्टर वीडियो भी देंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप जो है चैनल बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब पहले जरूर कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन विक्रय जो है वह किस प्रकार का अंतरण होता है, या विक्रय में कौन सी जो संपत्तियां हैं उसका ट्रांसफर किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विक्रय के बारे में जो प्रावधान है वह अध्याय 3 के अंतर्गत अध्याय अध्याय भी पूछा गया है कई बार कि विक्रय किस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है। तो विक्रय जो है अध्याय 3 के अंतर्गत और धारा 54 में इसकी जो परिभाषा है वह दी गई है। तो विक्रय कौन सी संपत्ति का, तो अचल संपत्ति का जो है विक्रय यहाँ पर होता है। तो विक्रय के अंतरण में किस प्रकार का जो ट्रांसफर होता है वह होता है, तो अचल संपत्ति में जो स्वामित्व का ट्रांसफर ही जो है यह विक्रय के अंतर्गत होता है धारा 54 के तहत। तो धारा 54 के अनुसार अब हम विक्रय को देखते हैं। इसके बारे में और कौन सी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विक्रय जो है वह कीमत के बदले स्वामित्व का ट्रांसफर होता है। विक्रय में और दान में यही अंतर है कि यहाँ पर कीमत के बदले स्वामित्व का ट्रांसफर होता है और दान में जो है कीमत नहीं होती है। और ऐसा जो कीमत है विक्रय की वह दी जा चुकी है, या जिसके देने का वचन दिया गया हो, या जिसका कुछ हिस्सा दे दिया गया हो और कुछ हिस्सा बाकी हो उसको बाद में दिया जाएगा, उसका वचन दिया गया हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बेस क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी संपत्ति में विक्रय किया जाता है और उसका जो कीमत है या उसका जो प्रतिफल है वह नहीं दिया गया है, तो क्या ऐसा जो विक्रय है वह वैध होगा या अवैध होगा। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट की गई है धारा 54 के अंतर्गत कि ऐसी जो कीमत है, चाहे वह दी जा चुकी हो या जिसके दिए जाने का वचन दिया गया हो, जिसका कुछ भाग दे दिया गया हो या कुछ भाग देने का वचन दिया गया हो, तो ऐसा जो विक्रय है वह वैध विक्रय होगा। अब विक्रय जो है किस प्रकार से किया जाएगा, अगर मान लीजिए संपत्ति है वह कुछ किस प्रकार की है और उसका जो विक्रय है कैसे किया जाएगा, तो इसके बारे में भी जो प्रावधान है वह धारा 54 के अंतर्गत ही दे दिया गया है। तो इसमें पहली बात यह है कि अगर 100 रुपए और उससे अधिक के मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति, यहाँ पर ध्यान देना है कि मूर्त है, अचल संपत्ति है, उत्तर भोग है या अन्य अमूर्त संपत्ति की दशा में केवल पंजीकृत लिखत के द्वारा, तो 100 रुपए से अधिक मूर्त संपत्ति या अचल संपत्ति, उत्तर भोग या अन्य अमूर्त संपत्ति, अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है विक्रय के माध्यम से, तो उसका विक्रय केवल पंजीकृत लिखत के द्वारा ही किया जा सकेगा। और 100 रुपए से कम का मामला है, 100 रुपए से कम मूल्य की अगर कोई मूर्त अचल संपत्ति है, तो वहां पर या तो पंजीकृत लिखत के द्वारा या संपत्ति के परिधान के द्वारा उसका ट्रांसफर किया जा सकेगा। और इसी में जो है क्रेता, ये तो हो गया धारा 54। और धारा 55 के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो वहां पर क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या विक्रय की अनिवार्य तत्व नहीं है। तो विक्रय के लिए कौन कौन सी बातें हैं जो कि अनिवार्य हैं। तो विक्रय के लिए यहाँ पूछा है कि अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है। तो अनिवार्य क्या है कि पक्षकार होने चाहिए, अर्थात क्रेता और विक्रेता है, एक विषय वस्तु है होनी चाहिए जिसका क्रय विक्रय किया जा रहा है, अंतरण होना चाहिए संपत्ति का, लेकिन जो कीमत का भुगतान नगद में हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कीमत जो है वह
चाहे दी जा चुकी हो, चाहे दिए जाने का वचन दिया गया हो, एक भाग दिया जा चुका हो या उसका जो है अगला भाग उसको देने का वचन दिया गया हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह तुरंत उसका जो है भुगतान किया जाए। तो इसलिए यही विक्रय का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 56, यह किससे संबंधित है? तो धारा 56 में किस बात के बारे में प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है पश्चातवर्ती जो क्रेता के द्वारा क्रमबंधन का जो सिद्धांत है वही बताया गया है। पश्चातवर्ती क्रेता के द्वारा क्रमबंधन। और 54 के बाद 56 हम देख रहे हैं। 55 में हमने देखा कि 55 के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है क्रमबंधन का सिद्धांत यह संपत्ति अंतरण अधिनियम की किन धाराओं के अंतर्गत दिया गया है? तो क्रमबंधन का सिद्धांत जो है किन धाराओं के अंतर्गत दिया गया है? तो यह जो है धारा 56 में और धारा 81 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 56 और धारा 81, पहला विकल्प सही है। और धारा 56 में क्या है कि धारा 56 में पाक्षिक क्रेता के द्वारा क्रमबंधन और 81 में प्रतिभूतियों का क्रमबंधन के बारे में प्रावधान दिया गया है। अब हम देख लेते हैं इसी में कि पाक्षिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन क्या होता है या इसका क्या अर्थ है। तो धारा 56 के अनुसार पाक्षिक क्रेता के द्वारा क्रमबंधन से तात्पर्य है कि जबकि दो या अधिक संपत्तियों का एक कोई व्यक्ति स्वामी है और उन दोनों ही संपत्तियों में से उन्हें जो है एक व्यक्ति के पास बंधक रख देता है, अर्थात ए और बी यह दो संपत्ति एक्स की है और एक्स ने इसको वाई को एक साथ जो है बंधक रख दिया और बाद में इसने जो है यह जो बी वाली संपत्ति है उसे जेड को बेच देता है। तो संपत्ति का जो क्रेता है अर्थात जो जेड है उक्त जो बंधक ऋण को उसे न बेची गई संपत्ति से तुष्ट कराने का हकदार होए। तो इसका तात्पर्य है कि एक्स जो है इसकी दो संपत्ति हैं ए और बी, इन्हें जो है बंधक रखता है वाई को, बाद में जेड को यह जो बी वाली संपत्ति है उसको बेच देता है। तो ऐसी स्थिति में जो वाई है इसका अधिकार है कि वह ए और बी इन दोनों संपत्तियों से अपना जो बंधक धन की वसूली करे, लेकिन जेड कहेगा कि भाई बी को हमने खरीद लिया है इसलिए आप जो बंधक धन की वसूली है आप ए से कीजिए। तो यही जो है धारा 56 के अंतर्गत पाक्षिक क्रेता के द्वारा क्रमबंधन का जो नियम है यही है। और लेकिन जो ये क्रेता है यह क्या करेगा कि उक्त बंधक ऋण को उससे न बेची गई संपत्ति से तुष्ट कराने का हकदार है, अर्थात ये जो संपत्ति उसको नहीं बेची गई है तो वह जेड से कहेगा कि आप अपनी संपत्ति जो है इससे वसूलिए ये संपत्ति से, लेकिन इस प्रकार नहीं कि उससे बंधकदार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। लेकिन इस प्रकार से यह नहीं कह सकता कि जो है वाई का जो अधिकार है वह प्रभावित हो। तो यह तो हो गया पाक्षिक क्रेता के द्वारा क्रमबंधन। अब धारा 81 को हम देखेंगे जिसमें प्रतिभूतियों के क्रमबंधन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो वही बातें बिल्कुल सेम यहाँ भी लागू होती हैं, वो इसी तरह का, लेकिन वहां पर क्रेता क्रय किया जाता है, अर्थात जो बंधक संपत्ति है उसमें से एक को बेच दिया गया है। लेकिन 81 के अंतर्गत क्या हुआ कि यहाँ पर दो या अधिक संपत्तियों को स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है, फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास भी बंधक रख देता है। तो 56 के तहत क्या था कि पहले बंधक रखा उसके बाद उसी में से एक को बेच दिया, लेकिन यहाँ पर पहले दो संपत्तियों को बंधक रखा उसके बाद उसी में से एक को फिर से बंधक किसी और को रख दिया। तो वहां पर जो पश्चातवर्ती बंधकदार है वह इस बात का हकदार होगा कि वह जो पूर्विक बंधक ऋण को उससे बंधक न की गई संपत्ति से वहां तक तुष्ट कराए जहां तक कि उससे तुष्टि हो सकती है, लेकिन वह इस प्रकार से उसकी तुष्टि नहीं करा सकता कि जो पहले का जो पुराना बंधकदार है उसके अधिकारों पर नकारात्मक या प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो यही जो है धारा 56 है और धारा 81 है। अगर सामान्य अर्थों में हम कोशिश रही है कि आपको समझाएं और उम्मीद भी है कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अब हम बंधक को देखेंगे। सबसे पहले इस सारे जो धारा 58 है इसमें जितने भी पार्ट हैं बंधक के जितने प्रकार हैं उन सभी को हम विस्तार से पहले देखेंगे समझेंगे। उसके बाद जो है उसके जो एमसीक्यूज उस पर जो भी बनाए जा सकते हैं उन सबको देखेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार इससे प्रश्न पूछा जाता है और इस तरह से इसमें उलझा के कभी प्रश्न के रूप में कभी दृष्टांत के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो जो है कई बार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देते हैं। इसलिए हम सबसे पहले इस पूरी धारा को समझेंगे उसके बाद ही इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें पूछ लिया जाता है कि यह किस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है। तो अध्याय जो है यह 4 है, अर्थात अध्याय 4 के अंतर्गत बंधक की जो है बारे में प्रावधान किया गया है। अब यह बंधक जो होगा यह किस प्रकार की प्रॉपर्टी का होगा इसको भी ध्यान रखना है कि बंधक जो है हमेशा अचल संपत्ति का होगा।
यही जो सेम प्रावधान है, प्रक्रिया है, अगर यही अपनाई जाती है चल संपत्ति के संदर्भ में, तो ये अर्थात जंगम संपत्ति के संदर्भ में, तो वह जो ट्रांजेक्शन होगा, वह जो समव्यवहार होगा, वह गिरवी कहलाएगा। लेकिन अचल संपत्ति के संदर्भ में अगर ये ऐसा कार्य किया जाता है तो उसे बंधक कहा जाएगा। अब धारा 58 का जो क है अर्थात 58A है, उसको देखेंगे तो उसके अंतर्गत जो है सब परिभाषाएं दी गई हैं। तो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं कि बंधक की, बंधककर्ता की, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख, इन सभी की जो परिभाषाएं हैं धारा 58A के अंतर्गत दी गई हैं। अब आगे देखते हैं कि जो बंधक है वह किसे कहा जाएगा। तो इसमें जो है विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति में के किसी हित का वह अंतरण जो है बंधक कहलाता है, जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले जो धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है, तो इसे प्रतिभूत करने के लिए प्रयोजन से इसे दिया जाता है, तो इसे ही बंधक कहा जाता है। अब जो इसका अंतरक है अर्थात जो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है वह उसको बंधककर्ता कहलाता है, जो उस प्रॉपर्टी को स्वीकार करता है या लेता है वह बंधकदार कहलाता है। मूलधन और ब्याज जिनका जो है संदाय जो है प्रतिभूत के रूप में दिया जाता है वह बंधक धन कहलाता है, और वह जो डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है वह बंधक विलेख कहलाता है। तो इस प्रकार से ये सभी जो परिभाषाएं हैं यह धारा 58A के अंतर्गत दी गई है और ये सब एक साथ इसमें बताई गई हैं। अब बंधक के जो प्रकार हैं उन प्रकारों को हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रकार है वह है सादा बंधक। तो सादा बंधक अर्थात सिंपल जो मॉर्टगेज है, इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 58 ख के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें हम क्या महत्वपूर्ण है कि जब बंधक करता बंधक धन की जो संपत्ति है उस पर जो कब्जा दिए बिना बंधक धन चुकाने के लिए अपने आप को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है और इस बात का करार करता है कि उस संविदा के अनुसार अगर संदाय करने में वह असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में जो बंधक संपत्ति है उसका विक्रय कराने और उसके विक्रय से जो धन प्राप्त हो उससे अपने बंधक धन को उपयोजित करने का अधिकार होगा। किसका होगा? तो बंधकदार का अधिकार होगा। तो यही जो है सादा बंधक है। इसमें जो प्रश्न बनता है वह यह बनता है कि कौन सा ऐसा जो बंधक है जिसमें कब्जा देना आवश्यक नहीं होता है, तो यह सादा बंधक है। दूसरी बात है कि इसमें क्या होता है कि बंधक धन चुकाने के लिए अपने आप को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है और यह भी करार करता है कि अगर वह बंधक धन चुका न पाए तो ऐसी स्थिति में जो बंधकदार है वह उस संपत्ति का विक्रय कर दे, अर्थात उसकी संपत्ति को बेच करके अपना जो पैसा है उसको वसूल ले। तो यही जो है सादा बंधक है। अब इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण इसके आवश्यक तत्व है उसमें देखते हैं कि इसमें जो कब्जा है वह बंधककर्ता के पास ही रहता है। बंधककर्ता के द्वारा बंधक ऋण के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से संविदा की जाती है और संपत्ति बेच देने के अधिकार का अंतरण किया जाता है। अर्थात अगर वह संपत्ति जो है वापस न कर पाए बंधक धन, तो जो बंधकदार है वह उस संपत्ति को बेच सकता है और अपनी जो प्रतिपूर्ति कर सकता है। ये तो हो गया सादा बंधक। और सशर्त विक्रय द्वारा बंधक जिसके बारे में प्रावधान धारा 58 ग के अंतर्गत या धारा 58 सी के अंतर्गत दिया गया है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें जो है यह सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में क्या होता है कि अचल संपत्ति को सदृश्यतः अर्थात दृश्यमान रूप से बेच दिया जाता है या उसका विक्रय कर दिया जाता है, लेकिन विक्रय कुछ शर्तों के अधीन किया जाता है। तो वह शर्तें कौन कौन सी होती हैं कि शर्त यह होती है कि एक निश्चित तारीख को अगर बंधक धन का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह जो बंधक है वह अब्सोल्यूट हो जाएगा, वह पूर्ण हो जाएगा। अर्थात बंधक किया गया, शर्त यह लगाई गई कि हम अगर 10 तारीख तक आपको पैसा या बंधक धन का भुगतान न कर पाए तो यह जो हमारा ट्रांजैक्शन है यह बंधक से वह परिवर्तित होके विक्रय मान लिया जाएगा। अर्थात यह मान लिया जाएगा कि हमने इस संपत्ति को आपको बेच दिया है। पहली बात। दूसरा है कि ऐसा संदाय किए जाने पर जो विक्रय है वह शून्य हो जाएगा। अर्थात जब वह जो बंधक करता है बंधक धन वापस कर देता है तो वहां पर जो विक्रय है वह शून्य हो जाएगा। ऐसा संदाय किए जाने पर क्रेता वह संपत्ति विक्रेता को वापस कर देगा। तो यह बात हो गई सशर्त विक्रय के द्वारा बंधक में। इसके बाद आता है भोग बंधक। यही बंधक का जो प्रकार है यह सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसे ही बंधक कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो बंधक करता है वह बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को दे देता है और
अपने आप को वह जो है स्वयं आबद्ध नहीं होता, बल्कि अपनी संपत्ति को वहां पर आबद्ध कर देता है। और बंधक धन का संदाय किए जाने तक वह जो बंधकदार है वह उस संपत्ति पर कब्जा अपना बनाए रखता है और उस संपत्ति से जो लाभ प्राप्त होते हैं वह उसको प्राप्त करता है और उन्हें अपने ब्याज में बंधक धन के रूप में उसको विनियोजित कर लेता है। और अब भोग बंधक के कुछ आवश्यक तत्व हैं। आवश्यक तत्व क्या हैं कि इसमें बंधककर्ता के द्वारा बंधक संपत्ति का परिधान कर दिया जाता है और बंधकदार के द्वारा बंधक संपत्ति के भाटक और लाभ का ब्याज या मूलधन के एवज में उसको विनियोजित किया जाता है। इसके बाद जो है जो बंधककर्ता के द्वारा बंधक ऋण के भुगतान के लिए कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता, बल्कि वहां जो दायित्व होता है वो उसकी संपत्ति पे हो चला जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि भुगतान की जो व्यक्तिगत दायित्व न होने के कारण बंधकदार को न तो पूर्व बंध का और न ही विक्रय का उपचार प्राप्त होता है, क्योंकि वह जो है उसकी संपत्ति से जो लाभ वगैरह है उनको सब प्राप्त कर रहा है और अपना जो ब्याज वगैरह है सब उसी से उसको विनियोजित कर रहा है। अब नेक्स्ट अंग्रेजी बंधक है, जिसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 58 के अंतर्गत या खंड अंग के अंतर्गत दिया गया है। तो अंग्रेजी बंधक क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पर बंधककर्ता बंधक धन का प्रतिसंदाय निश्चित तारीख को करने के लिए अपने आप को आबद्ध करता है। अब देखिए कि अंग्रेजी बंधक और सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, इसमें एक समानता दिखाई देती है कि इसमें क्या होता है कि अंग्रेजी बंधक में कि जो बंधक धन को वापस देने का जो तारीख है वह उस एक तारीख निश्चित की जाती है कि हम इस निश्चित तारीख पर आपको धन का जो है वापस कर देंगे, और अगर हम वापस नहीं करते हैं तो वहां पर जो है वह जो बंधक संपत्ति है वह बंधकदार को आत्यांतिक रूप से वहां पर ट्रांसफर हो जाती है। और परंतु के साथ उसे आत्यांतिक रूप से ट्रांसफर हो जाती है कि करार के अनुसार बंधक धन का जब वह संदाय कर देगा तो वह जो बंधकदार है बंधककर्ता को ऐसी संपत्ति है उसको वापस कर देगा। अब इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं कि बंधककर्ता के द्वारा निश्चित तिथि को बंधक धन के भुगतान के लिए अपने आप को आबद्ध करना, बंधकग्रस्त संपत्ति बंधकदार को पूर्ण रूप से अंतरित की जाती है और संपत्ति का पूर्ण अंतरण इस शर्त के साथ किया जाता है कि जब वह पैसा वापस करेगा तो यह उनकी संपत्ति को वापस कर देंगे। अब आते हैं हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक। तो यह जो है धारा 58 के अंतर्गत दिया गया है, अर्थात इसे जो है धारा 58 F के अंतर्गत दिया गया है। तो इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित नगरों, अर्थात यह जो प्रेसिडेंसी नगर थे उस समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई, इनमें से किसी में और अन्य नगर जिसे राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना के द्वारा इसके लिए विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी लेनदार को या उसके अभिकर्ता को अचल संपत्ति की हक की दस्तावेजों को, तो ध्यान रहे यहाँ पर जो अचल संपत्ति की जो अचल संपत्ति की जो डॉक्यूमेंट हैं उनको जो है वहां पर प्रतिभूत के रूप में रखा जाता है और उससे जो है फिर धन प्राप्त किया जाता है। तो इसीलिए जो है इसे सामयिक मुजरा सामयिक बंधक कहा जाता है और यह बंधक व्यापारिक समुदाय की सुविधा के लिए बनाया गया है ताकि अन्य औपचारिकताओं को पूरा किए बिना आसानी से धन उधार लिया जा सके। लेकिन यह जो सुविधा है सभी शहरों में लागू नहीं है, केवल बंबई में, कलकत्ता में और मद्रास में लागू है और ऐसे मामलों शहरों में भी लागू हो सकती है जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे। इसके आवश्यक तत्व क्या है कि इसके जो है लक्षण ये हैं कि एक ऋण दिया जाता है। ऋण कैसे लिया जाता है, तो अपने जो अचल संपत्ति है उसके पेपर को देकर वहां पर ऋण लिया जाता है सिक्योरिटी के रूप में, और यह आशय कि हक विलेख ऋण के लिए प्रतिभूत होगा। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट जो है विलक्षण बंधक है, जिसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 58 के अंतर्गत अर्थात जी के अंतर्गत दिया गया है। तो जो बंधक इस प्रकार से जो न तो सादा बंधक है, न सशर्त विक्रय के द्वारा बंधक है, न भोग बंधक है, न अंग्रेजी बंधक है और न ही हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक है, तो वह बंधक जो है क्या होगा, विलक्षण बंधक कहलाएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि बंधक कितने प्रकार के होते हैं, तो बंधक 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकारों को हमने देख लिया है और जो बंधकों के संदर्भ में और भी जो बातें थी उन सभी को हमने देख लिया है और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बंधक पर जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं इन सारे प्रश्नों को देखते हैं कि कौन से प्रश्न जो है इसमें पूछे गए हैं अभी तक और ये कौन से बनाए जा सकते हैं। तो इसमें है कि किस बंधक में बंधककर्ता को बंधक संपत्ति का कब्जा जो है वह बंधकदार को सुपुर्द करना आवश्यक है। तो जैसा हमने देखा कि धारा 58 का
जो डी वाला खंड है भोग बंधक, तो इसमें क्या होता है कि जो बंधकदार होता है उसको कब्जा दिया जाना आवश्यक होता है। बाकी के इसमें जो है बंधकों में कब्जे का दिया जाना वो आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत कितने प्रकार के बंधक वर्णित हैं? तो धारा 58 के अंतर्गत हमने 6 प्रकार के बंधकों को देखा है। इसमें पहला है सादा बंधक, दूसरा है सशर्त विक्रय के द्वारा बंधक, तीसरा है भोग बंधक, फिर अंग्रेजी बंधक, फिर है हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक, और अंतिम जो छठवां है वह है विलक्षण बंधक है। तो इस प्रकार से 6 जो है प्रकार के बंधक बताए गए हैं। नेक्स्ट है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। तो यहाँ पर क्या है यह पूछा गया है। तो यह एक प्रकार का बंधक होता है, इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 58C के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंधक का प्रकार नहीं है? तो इसमें से सशर्त विक्रय के द्वारा बंधक यह जो है एक बंधक का प्रकार है, भोग बंधक भी है और अंग्रेजी बंधक या इंग्लिश बंधक भी है, लेकिन जो प्रत्यासन है यह कोई बंधक का प्रकार नहीं है, बल्कि प्रत्यासन के संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 92 के अंतर्गत दिया गया है टीपीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम में कौन सा जो बंधक का जो प्रकार है वह विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा जो बंधक का प्रकार है जिसके बारे में धारा 58 के अंतर्गत कहीं उल्लेख नहीं है? तो इसमें से विलक्षण बंधक के बारे में उल्लेख है, हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक के बारे में भी वहां पर उल्लेख किया गया है, इंग्लिश बंधक के बारे में भी उल्लेख किया गया है, लेकिन यह जो साम्यपूर्ण बंधक है इसके बारे में कोई वहां पर जो है चर्चा नहीं की गई है, बल्कि यह जो हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक है इसे ही साम्यपूर्ण बंधक या सामयिक बंधक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है संपत्ति की पुनः अभिहस्तांतरण के साथ करार जोड़ते हुए प्रत्येक विक्रय सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं होगा। तो यह जो कथन है वह किस धारा से संबंधित है? तो यह जो है धारा 58 से संबंधित है और यह बंधक के संदर्भ में ऐसा जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट है बंधक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से जो पहला है कि यह विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति के में जो है हित का अंतरण होता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बंधक में स्वामित्व का अंतरण होता है, तो बंधक में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता, यही जो विकल्प है यह सही नहीं है, क्योंकि इसमें हित का अंतरण होता है। स्वामित्व का अंतरण जो है वह विक्रय के अंतर्गत होता है और दान में होता है, लेकिन बंधक में जो है केवल हित का ट्रांसफर किया जाता है। तीसरा है कि इसमें प्रतिफल जो है बंधक का आवश्यक तत्व नहीं है, तो यह भी सही है। और चौथा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत 6 प्रकार के बंधक बताए गए हैं, तो यह जो है यह भी कथन सही है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 क में किन बातों की जो परिभाषा है वह दी गई है? तो धारा 58 के अंतर्गत जो है कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी है? तो बंधक है, बंधककर्ता है, बंधकदार है, बंधक धन है और बंधक विलेख है। तो इन सबकी जो परिभाषा है धारा 58 क के अंतर्गत दी गई है। उसके बाद जो है ख ग घ अंग उधर जो है जो बंधक के प्रकार हैं 6 प्रकार, उन सब के बारे में वहां पर डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 क के अंतर्गत परिभाषित बंधक का आवश्यक अंग नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा पूछा है कि बंधक का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसमें से बंधक में क्या होता है कि हित का अंतरण होना चाहिए और अंतरण जो है किसी विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति का होना चाहिए, और उसके बाद जो है अंतरण का जो उद्देश्य है वह ऋण के भुगतान को सुनिश्चित करना होना चाहिए। तो यह तीनों सही हैं, लेकिन जो दूसरा वाला विकल्प है कि हित के अंतरण का वचन दिया गया हो, तो यही जो कथन है वह सही नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि जो बंधक है इसके कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी हित का अंतरण किया जाता है और ऐसा हित जो है वह अचल संपत्ति में ट्रांसफर किया जाता है। अंतरण ऋण के भुगतान को प्रतिभूत करने के लिए या उसकी एक गारंटी प्रदान करने के लिए वहां पर ट्रांसफर किया जाता है, और एक वचनबंध के पालन को प्रतिभूत करने के लिए भी जो है इसका जो ये आवश्यक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां की बंधककर्ता के द्वारा बंधक संपत्ति का कब्जा प्रदान किए बिना बंधक धन चुकाने के लिए कोई व्यक्ति अपने को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है और अव्यक्त या विवक्षित करार करता है कि उस संविदा के अनुसार संदाय करने में अगर कोई व्यक्ति असफल रहता है तो वहां बंधकदार को बंधक संपत्ति का विक्रय कराने और उसके आगमों को जो है बंधक धन के संदाय में उपार्जित करने का अधिकार होगा। तो ऐसा जो समव्यवहार है
वह कौन सा बंधक है, या यह जो दिया गया है प्रश्न, यह कौन सा प्रकार का बंधक है। तो यह सादा बंधक है, और सादा बंधक के संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 58 बी के अंतर्गत या ख के अंतर्गत दिया गया है। तो इसी की जो है जो 58 के खंड ख के अंतर्गत सादा बंधक बताया गया है, तो उसी का यह एक तरह से परिभाषा है जो कि इस प्रश्न में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां बंधकदार को बंधककर्ता के द्वारा बंधक की गई जो संपत्ति है उसके कब्जे का परिधान नहीं किया जाता, तो उसको कौन सा बंधक कहा जाता है। तो यह सादा बंधक होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बंधक करता होता है वह जो है अपने आप को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है और संपत्ति का जो कब्जा है वह उसको प्रदान नहीं करता। लेकिन भोग बंधक में इसके ठीक उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बंधकदार को बंधककर्ता के द्वारा वो जो संपत्ति है उसको प्रदान, उसका जो कब्जा है वह प्रदान किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है, ए बी से 5,000 रुपए कर्ज लेता है और प्रतिभूति के रूप में अपना मकान बंधक रख देता है। तो बंधक विलेख में यह प्रावधान था कि जब वह 5 वर्ष के अंदर पैसा अदा न कर सका तो बी को मकान बेचकर पैसा वसूल करने का अधिकार होगा, और यदि जो मकान को बेचकर पैसा वसूल नहीं हो सकता है तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि यह जो बंधक है वह किस प्रकार का बंधक है। तो यह जो बंधक का प्रकार है वह सादा बंधक है। सादा बंधक के बारे में जो प्रावधान है धारा 58 बी के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें क्या बताया गया है तो इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। फिर भी देखते हैं कि जहां की बंधककर्ता के द्वारा बंधक संपत्ति का कब्जा दिए बिना अपने आप को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध किया जाता है, और यह करार किया जाता है कि उस संविदा के अनुसार अगर वह धन का प्रतिदाय या संदाय करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में जो उसकी संपत्ति है उसको बेचा जा सकता है, और उसका जो बेचने के बाद जो पैसा वसूल होगा उससे जो है वो अपना भरपाई कर सकता है बंधकदार। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस धारा में अंग्रेजी बंधक को प्रावधान किया गया है या अंग्रेजी बंधक की परिभाषा दी गई है। तो अंग्रेजी बंधक के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 58 अंगा के अंतर्गत किया गया है। धारा 58 क के अंतर्गत यह परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं किस चीज की, तो वहां बंधक, बंधककर्ता, बंधकधार, इन सब चीजों की परिभाषा दी गई है। और ग या सी के अंतर्गत सशर्त विक्रय के द्वारा जो बंधक है इसके बारे में बताया गया है। और धारा 58 ख के अंतर्गत सादा बंधक के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि बंधककर्ता स्वयं को एक निश्चित तिथि तक बंधक धन का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है और बंधकग्राही को बंधक संपत्ति पूरी तरह से इस शर्त पर ट्रांसफर करता है कि बंधक धन के भुगतान पर बंधकग्राही इसे बंधककर्ता को पुनः हस्तांतरित कर देगा, तो इस तरह के बंधक को क्या कहा जाता है। तो यह जो है अंग्रेजी बंधक का जो है उदाहरण है। अंग्रेजी बंधक के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 58 अंगा के अंतर्गत या ई के अंतर्गत किया गया है। इसमें जो बताया गया है कि जबकि बंधककर्ता के द्वारा बंधक धन का प्रतिसंदाय अर्थात वापस करने की जो तारीख है वह निश्चित है, और जो बंधककर्ता है अपने आप को आबद्ध करता है कि वह उस निश्चित तारीख पर जो बंधक धन है उसको वापस कर देगा, और जो है बंधक संपत्ति को बंधकदार को आत्यांतिक रूप से किंतु परंतु के अधीन जो है ट्रांसफर करता है कि जब वह पैसा उसको वापस कर देगा, बंधक धन वापस कर देगा, तो ऐसी स्थिति में जो बंधकदार है उस संपत्ति को वापस कर देगा, तो इसे ही अंग्रेजी बंधक कहा जाता है। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत भोग बंधक की निम्नलिखित कुछ विशेषताएं हैं। तो जैसा कि भोग बंधक की जो परिभाषा है धारा 58 घ के अंतर्गत या डी के अंतर्गत दी गई है, और भोग बंधक से क्या तात्पर्य है कि इसमें जो है बंधककर्ता का कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो नहीं होता, बल्कि उसकी जो संपत्ति होती है उसका उत्तरदायित्व होता है, और इसमें कब्जा उसको प्रदान कर दिया जाता है। तो पहला सही है कि यह पहली उसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, अर्थात जब तक जो है बंधकदार जो है इस संपत्ति को यूज करता है, जब तक कि जो बंधक करता है उसने उसकी संपत्ति को धन को वापस नहीं कर देता, तब तक जो बंधकदार है वह उसका जो संपत्ति है उसका कब्जे में रखेगा और उसका यूज करता रहेगा। तीसरा है कि बंधकदार पूर्णतः या भागतः किराया या लाभ लेता रहता है। तो यह भी सही है
क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब संपत्ति का कब्जा बंधकदार को दे दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में बंधककर्ता जब तक उसका संपत्ति का जो धन है वह वापस नहीं करता है तब तक जो बंधकदार है वह उसका जो किराया है या अन्य कोई लाभ है वह उससे लेता रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सभी कथन है वह सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत बंधक धन के संदाय का व्यक्तिगत दायित्व किस मामले में होता है। तो बंधक धन के संदाय का वैयक्तिक दायित्व जो है वह सादा बंधक में होता है और अंग्रेजी बंधक में। इन दो मामलों में जो है वहां पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है किसी व्यक्ति का जो कि अपनी संपत्ति को बंधक पर रखा है तो उस बंधक धन को वापस करने का। नेक्स्ट है हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है एक और नाम से जाना जाता है साम्यपूर्ण बंधक या सामयिक बंधक। नेक्स्ट है बंधक संपत्ति का कब्जा प्रदान करना आवश्यक है। तो किस प्रकार में कि जो बंधक है उसमें कब्जा प्रदान किया जाना आवश्यक होता है। तो इसमें भोग बंधक है उसके अंतर्गत जो है वहां पर जो बंधककर्ता के द्वारा संपत्ति का कब्जा बंधकदार को दे दिया जाता है, लेकिन विकल्प में जो है भोग बंधक नहीं दिया गया है। तो इस मामले में तो अंग्रेजी बंधक जो है जिसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 58 ई के अंतर्गत दिया गया है तो इसमें जो है कब्जे का प्रदान किया जाना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पर कब्जा प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया जाता है बल्कि कैसे दिया जाता है तो इसके लिए हम धारा 58 ई को देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब बंधककर्ता बंधक धन का प्रतिसंदाय निश्चित तारीख को करने के लिए अपने आप को आबद्ध करता है और बंधक संपत्ति को बंधकदार को आत्यांतिक रूप से जो है दे देता है या ट्रांसफर कर देता है, लेकिन वहां पर एक परंतुक लगाता है कि जब हम आपको पैसा दे देंगे अर्थात यह जो बंधक धन है उसको वापस कर देंगे तब आप हमारी जो संपत्ति है उसको हमें वापस कर देंगे। तो यही जो है अंग्रेजी बंधक होता है, यहां भी कब्जा दिया जाता है और भोग बंधक में भी दिया जाता है। नेक्स्ट है अ बंधक के द्वारा अपनी संपत्ति ब को इस शर्त के साथ अंतरित करता है कि 10 वर्ष तक ब उस संपत्ति से आय से जो है वह बंधक धन प्राप्त करेगा और उसके बाद अ जो है शेष रकम की अदायगी करके बंधक संपत्ति का मोचन करा लेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यह बंधक किस प्रकार का बंधक है। तो यह एक जो है अलग ही प्रकार का बंधक है क्योंकि यह न तो सादा बंधक है, न सशर्त विक्रय के द्वारा बंधक है, न ही जो है अंग्रेजी बंधक है, बल्कि तो यह जो है विलक्षण बंधक होगा क्योंकि विलक्षण बंधक के बारे में यह बताया जाता है। इसकी जो परिभाषा है जो इस 6 प्रकार के बंधक में नहीं 5 प्रकार के बंधक में नहीं आता है वह विलक्षण बंधक कहलाता है। तो यह क्यों अलग है क्योंकि अगर 10 वर्ष की अवधि यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर यह बात रही होती कि 10 वर्ष तक अगर वह जो धन है वापस नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में जो बंधकदार है वह उस संपत्ति का जो है एब्सोल्यूट राइट प्राप्त कर लेगा, पूर्ण स्वामी हो जाएगा। तो तब जो है यह अंग्रेजी बंधक कहलाता। लेकिन यहाँ पर उसके बाद यह बताया गया है कि वह संपत्ति की आय से 10 वर्ष तक जो है धन उसको प्राप्त करेगा आय और लाभ, उसके बाद शेष रकम की अदायगी करके उसको वापस प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए यह न तो अंग्रेजी बंधक है और न ही भोग बंधक है, तो इसलिए यह एक विलक्षण बंधक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाद किस विषय से संबंधित है। तो इसमें पहला है गोपाल बनाम परसोत्तम का केस है, सेंटले बनाम वाइल्ड है, केदार लाल बनाम हरीलाल का केस है, इसके अलावा अली हुसैन बनाम नीला कंदन का केस है। तो ये जो सभी केस हैं वह बंधक से संबंधित हैं। अब बंधक से संबंधित कुछ और बहुत महत्वपूर्ण केस हैं जिन्हें कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। हनुमान प्रसाद बनाम बबुई का केस है, गोपाल बनाम परसोत्तम, सेंटले बनाम वाइल्ड, केदारलाल बनाम हीरालाल हरीलाल, अली हुसैन बनाम नीलाकंदन, जमुना दास बनाम राम अवतार और संता कुमारी बनाम लक्ष्मी अम्मा जानकी। तो ये जो सभी केस हैं यह बंधक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां की प्रतिभूत मूलधन जो है वह 100 रुपए या उससे अधिक है, वहां पर जो बंधक हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक से भिन्न है तो वह जो है केवल प्रभावी किया जा सकता है। तो किस प्रकार से उसको प्रभावी किया जाएगा। तो 100 रुपए से अधिक अगर जो है वह प्रतिभूत मूलधन है तो इसके संदर्भ जो प्रावधान है धारा 59 के अंतर्गत किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जब की प्रतिभूत मूलधन 100 रुपए या उससे अधिक है तो वहां पर जो वह बंधक है हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक से भिन्न है, अर्थात हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक के मामले में ये वाली जो 100 रुपए या इससे कम वाली शर्तें हैं ये लागू नहीं होंगी। तो उसका जो प्रभावी किया जाना है कैसे होगा, तो पंजीकृत लिखत के द्वारा बंधककर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और कम से कम
2 साक्षियों के द्वारा उसको अनुप्रमाणित होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीनों के जो कथन है वह सही है। अब आगे देखते हैं कि धारा 59 के अंतर्गत जो प्रावधान है वह क्या है। तो इसके अनुसार जबकि प्रतिभूत मूलधन 100 रुपए है या उससे अधिक है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो बंधक है वह हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक नहीं है, अर्थात इससे भिन्न है। तो वहां पर जो बंधककर्ता के द्वारा उसको हस्ताक्षरित किया जाएगा, कम से कम 2 साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा और पंजीकृत लिखत के द्वारा ही उसको जो है ट्रांसफर किया जा सकेगा। लेकिन अगर जो प्रतिभूत मूलधन है वह 100 रुपए से कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 100 रुपए से कम की स्थिति में क्या होगा कि वहां पर जो उसका अंतरण है वह हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित पंजीकृत लिखत के द्वारा या संपत्ति के परिधान के द्वारा किया जा सकेगा। लेकिन जो सादा बंधक है उसके मामले में स्थिति अलग है। सादा बंधक का जो है चाहे वह 100 रुपए से कम हो या 100 रुपए से अधिक हो, तो वहां पर जो पंजीकृत लिखत के माध्यम से ही उसको जो है किया जा सकता है। और क्वेश्चन है, लिखित में होना और पंजीकरण होना निम्नलिखित में से किस बंधक में आवश्यक नहीं है। तो जो स्वत्व के या हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा जो बंधक होता है, अर्थात स्वत्व का जो दस्तावेज है उनको जमा करके अगर कोई बंधक किया जाता है और धन लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकृत होना और उसको लिखित में होना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बंधक को लिखित तथा पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तो वही प्रश्न फिर से है। तो वहां पर जो है जो हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक है तो उसका लिखित और पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विलक्षण बंधक की कोट में आ सकता है। तो विलक्षण बंधक कौन सा होता है, तो ये जो बताया गया है धारा 58 के अंतर्गत, तो जो 5 प्रकार के जो बंधक हैं उनमें नहीं आता है, वह विलक्षण प्रकार के बंधक में आता है। तो जैसे सशर्त विक्रय के द्वारा भोग बंधक, तो यह कोई यह प्रकार नहीं बताया गया है, इसलिए जो है यह विलक्षण बंधक के अंतर्गत आएगा। सादा बंधक और सादा भोग बंधक, तो ऐसा भी कोई प्रकार वहां पर नहीं बताया गया है, केवल सादा बंधक बताया गया है और भोग बंधक बताया गया है। सशर्त विक्रय के द्वारा बंधक बताया गया है और भोग बंधक बताया गया है। लेकिन सादा भोग बंधक या सशर्त विक्रय के द्वारा भोग बंधक, ऐसा कोई जो है वहां बंधक नहीं बताया गया है धारा 58 में, इसलिए यह दोनों ही विलक्षण बंधक के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। तो पहला है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 60 बंधक डिक्री पर भी लागू होती है। तो यह जो कथन है यह सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 60 का जो है परंतुक के अंतर्गत दिया गया है और इसी के अनुसार जो है पहला विकल्प सही है। इसमें क्या बताया गया है कि परंतुक यह तब जबकि इस धारा के द्वारा प्रदत्त अधिकार पक्षकारों के कार्य के द्वारा या न्यायालय की डिक्री के द्वारा निर्वापित न हो चुका हो, तो इसलिए जो है पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, एक बंधक सदैव बंधक ही रहता है का अभिप्राय है कि, तो इसका जो है अर्थ क्या है। तो एक बंधक हमेशा बंधक ही होता है, इसका तात्पर्य है कि एक जो बंधक है उसको कभी भी जो है मोचन उसका कराया जा सकता है, अर्थात जो बंधक है कभी भी वह स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं करता, इसलिए वह सदैव बंधक रहता है और कभी भी जो है जब उसका जो धन है उसको वापस कर दिया जाए तो उस बंधक का मोचन हो जाएगा। और बंधक के मोचन के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 60 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, मोचन के अधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा। तो मोचन के अधिकार का जो प्रयोग है वह किसके द्वारा किया जा सकेगा, तो या किस रीत से किया जा सकेगा। तो बंधक ग्रहीता को बंधक धन वापस करके या उसको न्यायालय में जमा करके या मोचन के लिए नियमित कोर्ट में दावा करके, इन सभी माध्यम से जो है बंधक का मोचन कराया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार बंधक सदैव बंधक को निम्नलिखित में से किस केस में प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें से जो है अगर इस विकल्प में देखना है तो नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस का केस है, अर्थात नोक्स बनाम राइस है। इस केस में यह निर्णय दिया गया था कि एक बार बंधक सदैव बंधक और कुछ नहीं केवल बंधक, यह पूरा जो है कथन है और कुछ नहीं केवल बंधक। तो यह जो पूरा जो कथन है वह किया गया था नोक्स बनाम राइस के केस में। लेकिन एक बार बंधक सदैव बंधक, तो केवल इतना जो कथन है वह हैरिस बनाम हैरिस के केस में किया गया था, हैरिस बनाम हैरिस। तो इसी केस में जो है यह निर्णय दिया गया था। तो अगर इस प्रश्न में हैरिस बनाम हैरिस नहीं है तो इसलिए यहां पर नोक्स बनाम राइस का जो विकल्प है यही सही होगा। आगे जो कुछ बंधक के ऊपर महत्वपूर्ण केस हैं तो इसमें जो है हैरिस बनाम हैरिस का है, तो इसमें यह निर्णय दिया गया
कि एक बार बंधक सदैव बंधक। दूसरा है नॉक्स बनाम राइस का, तो इसमें कहा गया कि एक बार बंधक सदैव बंधक और कुछ नहीं केवल बंधक। इसका तात्पर्य है कि अगर कोई बंधक एक बार किया गया तो वह जो है सदैव मोचनीय होता है, अर्थात उसका जो मोचन है वह कभी भी जो है कराया जा सकता है। बंधककर्ता का जो मोचन का अधिकार है वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो केस है वह सेठ गंगाधर बनाम शंकर लाल का है, स्टैनले बनाम विल्डे का है, वार्डले बनाम कैरिट का है, और एक काफी इंपॉर्टेंट केस है क्रेगलिंगर बनाम न्यू पेटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी लिमिटेड। तो यह भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन बंधक संपत्ति का मोचन नहीं करा सकता है। तो इसमें से मोचन कराने का जो अधिकार है वह किसके पास नहीं होगा। तो पहला है कि संपत्ति से में हितबद्ध कोई व्यक्ति है, यह इसका मोचन करा सकता है। और बंधक ऋण का संदाय करने के लिए अगर कोई प्रतिभूत देने वाला जो व्यक्ति है या प्रतिभू है तो वह भी उसको करा सकता है। बंधककर्ता का कोई लेनदार करा सकता है। बंधकदार के विरुद्ध वाद में अभिवचन करने वाला जो विधिक सलाहकार है यह जो है मोचन कराने का इसके पास कोई अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है बंधककर्ता का संपत्ति के बंधक मोचन का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। तो किसी बंधककर्ता का जो उसका जो बंधक का मोचन कराने का अधिकार कब उत्पन्न होता है। तो बंधक धन देय होने के बाद किसी भी समय जो है उसका बंधक का जो मोचन है वह कराया जा सकता है। नेक्स्ट है बंधक मोचन का अधिकार कब समाप्त हो जाता है। तो कौन सी परिस्थितियां हैं जबकि जो बंधक करता है उसका जो मोचन कराने का अधिकार है वह समाप्त हो जाता है। तो इसके संदर्भ में दो बातें हैं कि पहली है कि जो पक्षकारों के कार्य के द्वारा, और दूसरी बात यह है कि न्यायालय की आज्ञप्ति या न्यायालय की डिक्री के द्वारा अगर ऐसा जो निर्बंधन है वह लगाया जाता है तो वहां पर जो है मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अचल संपत्ति इसमें से नहीं है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है इसमें अचल संपत्ति पूछा है कौन नहीं है। तो मोचन कराने का अधिकार यह अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। एक झोपड़ी है, बंधक ऋण है, ये सब अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो अचल संपत्ति पर भारित भरण पोषण भत्ते की वसूली का अधिकार है यह अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह असत्य है या गलत है। तो पहला है मोचन के जो अधिकार है वह बंधककर्ता से संबंधित है, यह कथन सही है। दूसरा है कि पूर्वबंध का जो अधिकार है वह बंधककर्ता से संबंधित है, तो यही जो कथन है वह सही नहीं है क्योंकि पूरा जो पूर्वबंध का अधिकार है यह बंधकदार का अधिकार होता है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 67 के अंतर्गत दिया गया है। तो असत्य कथन पूछा है तो यह दूसरा वाला ही कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा अधिकार बंधकदार का है न कि बंधककर्ता का। तो इसमें से जो पूर्वबंध का अधिकार है यह अधिकार जो है बंधकदार का होता है, बंधककर्ता का नहीं होता है। जबकि मोचन कराने का अधिकार है और प्रत्युद्धरण का अधिकार है और दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार, यह सभी जो अधिकार हैं तीनों यह बंधककर्ता के हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो केस है वह मोचन के अधिकार से संबंधित है। तो किसी बंधक का जो मोचन कराने का जो प्रावधान है वो धारा 60 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ से इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण केस है वह स्टैनले बनाम वाइल्ड है, नॉक्स बनाम राइस है और क्रेगलिंगर बनाम न्यू पेटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी का केस है, हैरिस बनाम हैरिस का है। तो ये जो सभी केस हैं वह धारा 60 से अर्थात जो बंधक का मोचन के अधिकार से संबंधित हैं। अन्य महत्वपूर्ण केस कौन कौन से हैं। तो वार्डले बनाम कैरिट का है, गंगाधर बनाम शंकर लाल है, बाकी हैरिस बनाम हैरिस, नॉक्स बनाम राइस तो ही है। नेक्स्ट है बंधक मोचन की साम्या का प्रतिरोध का सिद्धांत न्याय साम्या एवं शुद्ध अंतःकरण का नियम है। तो यह जो कथन है या ऐसा जो निर्णय है यह किस केस में दिया गया था। तो ऐसा जो केस है वह मुरारी लाल बनाम देवकरण का केस है। इसी केस में जो है 1965 का केस है ये, इसी में यह निर्णय दिया गया था कि बंधक मोचन की साम्या पर प्रतिरोध का सिद्धांत न्याय साम्या और शुद्ध अंतःकरण के नियम हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है इसमें पाश्चिक क्रेता के द्वारा क्रमबंधन, इसके बारे में प्रावधान धारा 56 में है, यह सही है। दूसरा है कि मोचन कराने का बंधककर्ता का अधिकार, तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 60A के अंतर्गत नहीं है बल्कि धारा 60 के अंतर्गत दिया गया है। यह दूसरा विकल्प ही सुमेलित नहीं है।
बाकी कब्जा प्रत्युद्धरण का भोग बंधककर्ता का अधिकार धारा 62 में है। तो इस प्रकार से जो दूसरा विकल्प है यही सुमेलित नहीं है, बाकी दोनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट है संपत्ति नियंत्रण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत समेकन का सिद्धांत दिया गया है। तो समेकन का सिद्धांत जो है वह धारा 61 के अंतर्गत दिया गया है। अब 61 में क्या है कि पृथकतया या साथ साथ मोचन कराने का अधिकार, अर्थात कई जो संपत्तियां हैं इसका जो है किसी व्यक्ति को बंधक रखा गया है कई संपत्तियों को, लेकिन तो ऐसी स्थिति में जो बंधक करता है वह चाहे तो सभी संपत्तियों को एक साथ या एक एक करके किसी संपत्ति को जो है उसको बंधक से मोचन कराए। तो यही जो समेकन का सिद्धांत है यह धारा 61 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धारा बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि से संबंधित है। तो बंधक संपत्ति में जो अनुवृद्धि है इससे जो संबंधित जो धाराएं हैं, दो धारा है, धारा 63 और धारा 70। तो अनुवृद्धि से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो धारा 63 और धारा 70 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है संपत्ति नियंत्रण अधिनियम की धारा 63 का संबंध किससे है। तो यहाँ पर धारा 63 का जो संबंध है वह बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि से है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधिकार बंधकदार का है न कि बंधककर्ता का। तो यहाँ पर बंधकदार का कौन सा इसमें अधिकार है। तो पूर्वबंध का जो अधिकार होता है यह बंधकदार का अधिकार होता है, और जो बाकी के तीनों हैं जिसे बंधक के मोचन कराने का अधिकार, कब्जे को पुनः प्राप्त करने का या प्रत्युद्धरण का अधिकार और दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार, ये सभी अधिकार जो है वह बंधककर्ता के हैं। लेकिन बंधकदार का पूछा है तो यह पूर्वबंध का अधिकार ही इसका है, और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 67 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है बंधककर्ता का मोचन का अधिकार इसके साथ संविस्तीर्ण है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है तो इसमें से किसके साथ जो है वह बंधककर्ता का मोचन का अधिकार संविस्तीर्ण है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है कि बंधक ग्रहीता का जो पूर्वबंध अथवा विक्रय का जो अधिकार होता है वह मोचन के अधिकार के साथ संविस्तीर्ण होता है। नेक्स्ट है संपत्ति नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत बंधक ग्रहीता के अधिकार और दायित्व के संदर्भ में जो प्रावधान है वह किन धाराओं के अंतर्गत दिया गया है या कहां से लेके कहां तक दिया गया है। तो बंधकदार या बंधक ग्रहीता के जो अधिकार और दायित्व हैं उनके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 67 से लेकर 77 तक के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीवर की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान जो है वह टीपीए की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 69A के अंतर्गत या 69 क के अंतर्गत दिया गया है। और सीपीसी में अगर यही देखेंगे तो सीपीसी के अंतर्गत आदेश 40 के अंतर्गत ये सब जो रिसीवर है इसकी नियुक्ति के संदर्भ प्रावधान किया गया है। अब रिसीवर की नियुक्ति कैसे होगी तो उसको हम देखेंगे कि रिसीवर की जो नियुक्ति है यह बंधकदार के द्वारा बंधक संपत्ति या उसके किसी भाग की आय के संबंध में की जाती है। तो यहाँ पर एक एक बातों को जो फैक्ट है उनको ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि जब प्रश्न जो है वह इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि इसमें से जो कौन से कथन सही हैं तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमेशा जो प्रश्न है वह सेक्शन बेस नहीं पूछे जाते, कभी कभी इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो वहां पर जो है अगर चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो प्रश्न के गलत होने की जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब देखते हैं कि रिसीवर की नियुक्ति जो है कैसे की जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है जिसका जो नाम है वह बंधक विलेख में होना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त किया जा रहा है वह ऐसा होने के लिए सहमत हो, और दूसरी बात यह है कि वह रिसीवर बनने के काबिल भी हो, योग्य हो। जब कोई व्यक्ति रिसीवर नियुक्त हो जाता है तो उसको हटाया कैसे जाएगा। तो उसको हटाने के लिए बंधककर्ता और बंधकदार के द्वारा हस्ताक्षरित एक लेख के द्वारा उसको हटाया जा सकेगा, या इन दोनों में से किसी के आवेदन पर न्यायालय के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि इस धारा के अंतर्गत जब कोई रिसीवर नियुक्त होता है तो बंधककर्ता का एजेंट समझा जाएगा। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि वह बंधककर्ता का एजेंट समझा जाएगा, न कि बंधकदार का। और रिसीवर के कार्य के या उसके व्यतिक्रम के लिए जो बंधककर्ता है वह अकेले ही उत्तरदायी होगा, अर्थात वहां पर रिसीवर का जो है उत्तरदायित्व नहीं होगा। अब रिसीवर को जो कुल धन प्रदान किया जाएगा तो वहां पर उसकी जो जांच है उसकी करने की आवश्यकता नहीं होती
कि रिसीवर की जो नियुक्ति है वह वैध थी या अवैध थी। और तीसरी बात इसमें यह है कि उसको जो पारिश्रमिक मिलेगा, उसको जो वेतन मिलेगा कैसा होगा, तो उसे प्राप्त कुल धन का अधिकतम 5% जो है कमीशन के रूप में उसको पारिश्रमिक मिलेगा, या उसको रख सकता है या उसका दावा कर सकता है न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वबंध का उपचार धारा 67 के अंतर्गत निम्न में से किस बंधक में उपलब्ध होता है। तो पूर्वबंध का उपचार, यहाँ पर एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि पूर्वबंध का उपचार के संदर्भ में जो प्रावधान है वह टीपीए की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान में रखना है कि यह जो है धारा 67 के अंतर्गत पूर्वबंध का उपचार मिलता है। और पूर्वबंध का उपचार जो है वो किसको मिलता है, तो ये भी दूसरी बात है। तो इसे यह जो है बंधकदार को मिलता है। तीसरी बात है कि बंधकदार को जो है पूर्वबंध का जब अधिकार मिलता है तो वह किस प्रकार के बंधक में मिलता है। तो यह जो है सशर्त विक्रय के द्वारा बंधक और विलक्षण बंधक, तो यह दो प्रकार के बंधकों में ही उसको जो है पूर्वबंध का उपचार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत को प्रावधानित करती है, अर्थात किस धारा के अंतर्गत प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत दिया गया है। तो यह जो सिद्धांत है वह धारा 73 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 73 में प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत दिया गया है। लेकिन धारा 73 को देखेंगे तो उसमें यह लिखा गया है कि राजस्व के लिए किए गए विक्रय के आगमों पर या अर्जन पर प्रतिकर पर जो अधिकार है वह जो है इसके बारे में प्रावधान धारा 73 में दिया गया है, और यही जो है प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने चौथे वीडियो को समाप्त किया और इसके द्वारा हमने 200 प्रश्नों को सॉल्व किया है। अभी कोशिश करेंगे कि इस पे जो है हम आपको 2 वीडियो और प्रोवाइड कराएं, ताकि कम से कम 300 प्रश्नों को हम आपको सॉल्व कराएं। इसके माध्यम से हम पूरे टीपीए को एक बेहतर समझ के साथ जो है आपको कंप्लीट कराएं, ताकि आप जो है हमारे वीडियो के माध्यम से आप टीपीए के अंतर्गत जो है जो भी कठिनाई आपको आती हो वो सब सही हो जाए, और किसी भी राज्य की जो परीक्षा है जहाँ पर टीपीए पूछा जाता है वहाँ पर जो है आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस प्राप्त हो जाए। तो अभी तक के जो वीडियो हैं हमारे तीनों पार्ट, उनको जरूर देखिए, उसके बाद आप इसे देखिए। चूंकि हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।